दोस्तों नमस्कार। अमेरिकी सेना ईरान पर हमला करेगी तो सफलता तुरंत मिल जाएगी, यह किसने कहा था? ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत हो जाएगी तो उसके बाद सत्ता परिवर्तन ईरान के भीतर तुरंत हो जाएगा, यह किसने कहा था? और अमेरिकी सेना सिर्फ हवाई हमले या फिर मिसाइलों के जरिए या ड्रोन के जरिए जो घेराबंदी ईरान की कर चुकी थी, उसके बाद ईरान सामना कर ही नहीं सकता है, यह किसने कहा था? और नया सवाल तो यह है कि आखिर अमेरिकी सेना ईरान में लड़ क्यों रही है? वहां के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को वो पूरे तरीके से खत्म करना चाहती है, इसीलिए सेना ने हमला किया? या फिर ईरान का जो साथ आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह या हमास के साथ है, वह उसे खत्म करना चाहती है, इसीलिए यह अटैक किया गया? या फिर ईरान के रजीम को पूरी तरीके से बदल देना है, इसलिए हमला किया गया? सारे सवाल इस वक्त व्हाइट हाउस से लेकर कैपिटल हिल तक के बीच, यानी वाशिंगटन में व्हाइट हाउस से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर कैपिटल हिल है। और दोनों जगहों पर हड़कंप इस बात को लेकर मची है कि आखिर जो रास्ता बनाया गया हमले को लेकर, उसने अमेरिका के युद्ध को लेकर जो डॉक्ट्रिन पहले से थी, उसका भी पालन नहीं किया गया। किसी भी युद्ध को लेकर 3 रास्ते शुरू में ही अपनाए जाते हैं। पहला रास्ता होता है कि अमेरिकी जनता आपके साथ खड़ी हो, यानी अमेरिका के भीतर एक सहमति हो कि यह युद्ध हो रहा है। दूसरी बड़ी बात होती है कि जो आपके सहयोगी हैं वह भी सहमति जताएं और उनके भीतर से कोई विरोध हो ही नहीं। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और तीसरी परिस्थिति है कि युद्ध आपको कब खत्म करना है, उस एंड गेम की जानकारी आपको होनी चाहिए। लेकिन ऐसी कोई जानकारी, ऐसे तमाम सवाल पूरे तरीके से इस वक्त गायब है। वो व्हाइट हाउस के भीतर के सवाल हों या फिर कैपिटल हिल में जब आज सीनेटर्स को जानकारी दी जा रही थी ट्रंप प्रशासन के जरिए कि दरअसल इस युद्ध के मतलब मायने क्या हैं, तो किसी को समझ ही नहीं आया कि दरअसल यह रास्ता जा कहां रहा है। और इतना ही नहीं, बकायदा ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद जो अमेरिकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डॉन केन को बनाया गया, उन्होंने शुरुआती दौर में ही यह सवाल खड़ा किया था कि दरअसल इस तरीके से सफलता मिल नहीं सकती है। लेकिन उसके बाद 11 फरवरी को जब ओवल ऑफिस में बेंजामिन नेतान्याहू पहुंचे और उन्होंने जो कुछ कहा, उसको लेकर 24 घंटे पहले मार्क रूबियो ने भी यह कह दिया कि दरअसल यह पूरा युद्ध तो नेतान्याहू के कहने पर ही लड़ा गया। यानी अमेरिका तैयार नहीं था क्या? या अमेरिका इस तरीके से कोई परिवर्तन ईरान में नहीं कर पाता? या फिर जिस न्यूक्लियर एस्पेक्ट का जिक्र हो रहा है वह तो ईरान के पास है ही नहीं, और जिस बैलिस्टिक मिसाइल का जिक्र हो रहा है वह भी उससे बहुत दूर है ईरान। लेकिन इन सब के बीच एक नई परिस्थिति ईरान के साथ रूस, चीन और दुनिया भर के देशों की बनती चली गई और ईरान इस पूरे मानचित्र से गायब हो गया। और पूरी दुनिया में जो युद्ध लगातार फैल रहा है, उस पर अब अमेरिका कैसे नकेल कस पाएगा? यह सवाल इतना बड़ा हो चला है कि अमेरिका के भीतर आज जब सीनेटर्स की बैठक के बीच से सीनेटर निकल कर आए, तो बाहर निकलकर वो अचंभित थे कि आखिर ट्रंप प्रशासन का रास्ता है क्या? क्योंकि उस सब के बीच अमेरिकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने भी कहा था कि सफलता ऐसे मिलती नहीं। हालांकि बाद में उन्होंने बेंजामिन नेतान्याहू के कहने के बाद खामोशी बरत ली। लेकिन अब नया सवाल तो यह भी हो चला है कि जिस हॉर्मुज रूट पर अमेरिकी प्रशासन जो कह रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो कह रहे हैं और अमेरिकी सेना की जो सोच है, तीनों की 3 धाराएं हैं। हमें लगता है आज सबसे पहले बात तो अमेरिकी सीनेटर्स जो उस बैठक से निकले जिसमें ट्रंप प्रशासन की तरफ से इस युद्ध की जानकारी दी गई, इनकी बातों को पहले सुनिए जरा। No explanation for why Donald Trump broke his promise to the country when he said he wasn't going to drag us into additional wars, and constantly shifting narratives about what this is all about, right? Even today in the Oval Office, the president was spinning all sorts of rationales.
On the one hand, they say it's to go after Iran's nuclear program. We know Iran has no nuclear weapons capability. After all, the president told the country that it had been decimated last year. So then they say, well, we're going to go after Iran's ballistic missiles. Well, Iran has no ballistic missiles that can get anywhere close to the United States. Zero. And of course, then Donald Trump said he was going to liberate the people of Iran. But if you look at public reporting about the CIA's assessment, it says that they concluded that if you get rid of the Iranian leadership, you're very likely to get a much more, even more, radical group in their place. यानी ये अपने तरीके की पहली स्थिति है कि अमेरिका युद्धरत है और अमेरिका के भीतर सीनेटर्स भी ये समझ पा नहीं रहे हैं कि ईरान को लिबरेट कराने के लिए अमेरिका निकला है, रेडिकलिज्म खत्म करने के लिए अमेरिका निकला है, न्यूक्लियर पावर वो ना बने उसे खत्म करने के लिए निकला है, बैलिस्टिक मिसाइल ना बनाए उसको खत्म करने के लिए निकला है। वो निकला क्यों है? और इस सवाल का जवाब जब अमेरिकी सेना तक पहुंच रहा है तो उसने भी एक लिहाज से हाथ खड़े कर दिए हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जिस तर्ज पर ईरान की घेराबंदी की सोच रहे हैं, क्या अब रास्ता सीधे सीधे जमीन से कार्रवाई करने का तो नहीं आ गया? क्योंकि जो कुछ हमले होने थे, जो भी एंटी मिसाइल डोम बनाया गया था, जो भी जिस भी तरह के हमले किए जा रहे थे, उन सब से आगे निकलकर लड़ाई क्या अब जमीन से लड़नी होगी? बिना इसके कोई रास्ता नहीं। इसके मतलब मायने दो तीन कहीं बड़े हैं। पहला तो यही, यह युद्ध लंबा चलेगा अगर हाथ पीछे अमेरिका ने नहीं खींचे तो। और दूसरा सवाल है कि इसमें बहुत सारे सैनिकों की मौत भी होगी। युद्ध जब जमीन पर लड़ा जाएगा तो उसकी परिस्थितियां बिल्कुल अलग होगी। और यह बात अब अमेरिका के भीतर गूंजने लगी है, और खास तौर से तब जब ईरान की तरफ से कहा गया कि हम हॉर्मुज रूट से किसी भी जलवाहक को गुजरने नहीं देंगे और अब रोक लगा दी है। लेकिन इन सब को खारिज करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक नया ऐलान सोशल ट्रुथ पर कर दिया। उस सोशल ट्रुथ पर लिखे गए शब्द बहुत साफ थे कि दुनिया का कोई भी जहाज अगर उस जगह से गुजरेगा जिसको ईरान रोकना चाह रहा है, तो फिर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिकी नेवी लेगा। और ना सिर्फ लेगा बल्कि इंश्योरेंस के साथ लेगा। यह इंश्योरेंस का मतलब क्या है? क्योंकि दूसरी तरफ अमेरिकन नेवी या कहें अमेरिकी सेना की तरफ से इस बात की पुष्टि की ही नहीं गई, या फिर उस इलाके में वो कैसे किसी भी जहाज को सुरक्षित पार करा सकता है जो ईरान के दायरे में आता है। यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल इस वक्त अमेरिकी सेना और राष्ट्रपति के बीच टकराव का हो गया है या सवालों का हो गया है। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने बकायदा ट्रुथ पर क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि मैंने यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन को आदेश दिया है कि वो बहुत ही सही कीमत पर खाड़ी से होकर जाने वाले सभी समुद्र व्यापार, खास तौर से एनर्जी की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए उन्हें तुरंत पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस और गारंटी दे। यह सभी शिपिंग लाइंस के लिए उपलब्ध होगा। अगर जरूरी हुआ तो यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी जल्द से जल्द होर्मुज स्ट्रेट से टैंकरों को एस्कॉर्ट करना शुरू कर देगी। चाहे कुछ भी हो, अमेरिका दुनिया में एनर्जी का फ्री फ्लो पक्का करेगा। और अमेरिका की इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ताकत दुनिया में सबसे बड़ी है, और भी एक्शन आने वाले हैं। इसका जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं। लेकिन जो जानकारी ईरान की तरफ से, जो जानकारी खाड़ी देशों की तरफ से या वेस्ट एशिया की तरफ से होर्मुज रूट को लेकर आ रही है, बहुत साफ तौर पर कह रहे हैं कि वहां जहाजों की आवाजाही थम गई है। यानी जिस कच्चे तेल की आवाजाही जिसको एनर्जी के तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं, वह भी हो नहीं पा रहा है। इस परिस्थिति के भीतर क्या अमेरिका के सेना के जरिए भी अब सवाल है, और दूसरी तरफ जो अमेरिकी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन जिसके जरिए बकायदा इंश्योरेंस तक का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं, तो क्या कोई तारतम्य नहीं है? शायद यह सवाल आज सीनेट की बैठक में भी उठा। इसलिए सवाल सिर्फ एक सीनेटर का नहीं है।
दर्जनों सीनेटर बाहर निकल कर आए और उन्होंने कहा कि जिस स्थिति में अमेरिका युद्ध कर रहा है उसमें वाकई समझ नहीं आ रहा है कि दरअसल ट्रंप का रुख है किस तरफ। I am more fearful than ever after this briefing that we may be putting boots on the ground and that troops from the United States may be necessary to accomplish objectives that the administration seems to have, but I also am no more clear on what the priorities are going to be of the administration going forward, whether it is destroying the nuclear capacity of Iran or simply the missiles or regime change or stopping terrorist activities. And इस वक्त अमेरिका के भीतर मुश्किल सिर्फ इतनी भर नहीं है, सवाल तो है कि दुनिया भर में या खास तौर से वेस्ट एशिया में जितनी बड़ी तादाद में अमेरिकी फंसे हुए हैं उन्हें निकाल पाने की स्थिति में भी अमेरिका नहीं आ पा रहा है। और इसको कोई दूसरा शख्स नहीं, बाकायदा मार्को रूबियो स्वीकार रहे हैं। मुश्किल हालात है, फ्लाइट है नहीं, कॉमर्शियल फ्लाइट चल नहीं रही है, आसमान में सिर्फ मिसाइल की आवाज गूंज रही है, जमीन पर लोग फंसे हुए हैं। 9,000 से ज्यादा अमेरिकन को निकाला गया है, लेकिन अभी भी 1,500 से ज्यादा अमेरिकन अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। उन हालातों में रास्ता कैसे, किस रूप में निकलेगा, इस सवाल के आगे का सवाल यह है कि बाकायदा अमेरिकी राष्ट्रपति जिन बातों का जिक्र सोशल ट्रुथ पर करते हैं या फिर व्हाइट हाउस में आकर करते हैं, उसको कोई दूसरा शख्स नहीं, ईरान ही खारिज कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, बातचीत के लिए ईरान हमारे साथ तड़प रहा है, यानी वो बिल्कुल बातचीत करना चाह रहा है, लेकिन हमने कह दिया है कि देर हो गई। लेकिन दूसरी तरफ जो ईरान के प्रमुख हैं, सुरक्षा प्रमुख लारिजेनी, उन्होंने कहा हम अमेरिका के साथ बातचीत ही नहीं करेंगे। जिस बातचीत का जिक्र न्यूक्लियर डील को हो रहा था, उसको लेकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगारची ये कहने से नहीं चूके कि जिस तरीके से बातचीत अमेरिका कर रहा था, लगता था जैसे किसी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त हो रही है। और बाकायदा उन्होंने ये लिख दिया सोशल मीडिया पर कि जब मुश्किल बातचीत को प्रॉपर्टी खरीद बिक्री जैसे समझा जाता है, जब बड़े झूठ सच्चाई को ढक देते हैं, तो वे उम्मीद पूरी नहीं हो सकती जो हकीकत से कोसों दूर हो। और इसका नतीजा गुस्से में ही बातचीत की मेज से बम से उड़ा देना चाहिए। यानी ट्रंप ने डिप्लोमेसी के साथ साथ उन अमेरिकियों से भी धोखा किया जिन्होंने उन्हें चुना था। इस बात का जिक्र ईरान के विदेश मंत्री कर रहे हैं। और इस पूरी परिस्थिति के भीतर ईरान के हमले से जो वेस्ट एशिया और खाड़ी देशों के भीतर जो अमेरिकी फंसे हुए हैं, यहां तक कि इजराइल में भी जो फंसे हुए हैं, उनको लेकर आज मार्को रूबियो ये कहने से चूके नहीं, स्थितियां नाजुक जरूर है। State Department is now actively, as it has been now for the last 72 hours, implementing our plans to help Americans in the Middle East be able to depart. As of a few minutes ago, before I left, 9,000 Americans have been able to leave the region since the start of this war. We have about 1,500 Americans that are requesting assistance with departure. We have identified and continue to identify charter flights, military flight options, and expanded commercial flight options, meaning working with the airlines to send bigger airplanes with more seats, and the combination of those three things. तो क्या वाकई अमेरिका ने जो युद्ध का फैसला लिया वो उसका अपना फैसला नहीं था? तो क्या वाकई अमेरिका जब युद्ध में कूदा तो उसके पास कोई प्लान नहीं था, सिवाय इसके कि जिस तरीके से जो ट्रेड डील चल रही थी उसमें दुनिया के तमाम देश जो अमेरिका के साथ समझौता कर रहे थे वो आर्थिक मसला था। लेकिन जब सामरिक परिस्थितियां सामने आ गई और युद्धरत देशों के सामने जब यह संकट आ गया कि वह उनकी इकोनॉमी को कैसे संभालें, तब बड़ा सवाल यह हुआ कि ट्रेड अलग है और वार अलग चीज है। शायद इसीलिए गल्फ कॉरपोरेशन की तरफ से जो अलग अलग देशों ने जिन सवालों को उठाया उसका जवाब अमेरिका दे नहीं पा रहा है। और बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, नया सवाल तो यह है कि नाटो कंट्रीज या कहें यूरोपियन कंट्रीज के भीतर भी यह सवाल है। उन्हें लगने लगा है कि अगर उनकी जमीन से अमेरिका हथियार ईरान पर दागता है तो दुनिया के किसी भी देश में जो ईरान के टारगेट में आ सकते हैं वहां पर उनके देश को नुकसान पहुंचाने से ईरान चूकेगा नहीं, जिस तरीके से
बाकायदा ब्रिटेन के बेस को, ऑस्ट्रेलिया के बेस को और अमेरिकन बेस को खाड़ी देशों में ईरान ने निशाने पर ले लिया। और अब स्पेन ने जब मना किया तो उसके बाद जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अब इनके साथ कोई बातचीत, कोई व्यापार नहीं होना चाहिए, और जब इस बात का भी जिक्र था कि डिफेंस के क्षेत्र में नाटो अपना बजट बढ़ाए तो स्पेन ने विरोध किया था। तो यानी अब बड़ा सवाल नाटो कंट्रीज के भीतर का भी है, यूरोपीय यूनियन के भीतर का भी है, और अमेरिका दूसरी तरफ युद्ध लड़ रहा है। और यह युद्ध अमेरिका तक पहुंच पाने की स्थिति में ईरान बिल्कुल नहीं है। उसके पास कोई ऐसी मिसाइल ही नहीं है जो अमेरिका में सीधे हमला कर सके। नया सवाल तो यही हो गया कि दरअसल अमेरिका के साथ खड़े देश अमेरिका को लेकर शंका से देखने लग गए। यानी जो भरोसा और साख अमेरिका की ताकत को लेकर था, वो ताकत के पीछे एक प्लानिंग थी। उस प्लानिंग का मतलब बहुत साफ था कि अमेरिका अपने सेना के जरिए, हथियारों के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए और अपनी इकोनॉमी के जरिए अपने देश, सहयोगी देश और किसी भी वार को लेकर एक प्लानिंग करता है जो इस बार कहीं नजर नहीं आ रही है। तो क्या इस मुश्किल हालात में अमेरिका के भीतर उठने वाले सवाल ईरान को समझ नहीं पाए? हमें लगता है आज एक तस्वीर आपको दिखलाते हैं जिससे आप समझ पाएं कि दरअसल ईरान कितना बड़ा देश है, और ईरान को लेकर जो मिस कैलकुलेशन व्हाइट हाउस के जरिए हुआ है, उस मिस कैलकुलेशन को लेकर यूनाइटेड स्टेट के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डॉन कैन भी जब ये कहने से चूके नहीं कि दरअसल युद्ध इतना आसान नहीं होगा। बाकायदा वहां के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट की जिसमें उन्होंने बताया कि सेना प्रमुख की तरफ से इस बात का जिक्र खुले तौर पर किया गया था, जिसको अमेरिकी प्रशासन ने या तो इजराइल के दबाव में आकर खामोशी बरत ली या फिर इसकी उन परिणामों को समझा ही नहीं कि ऐसी स्थिति हो सकती है जब अमेरिका इकोनॉमिकली आगे बढ़ना चाह रहा हो तो वार की परिस्थिति उसके इकोनॉमिक ढांचे को भी चरमरा देगी। हमें लगता है एक ईरान को मानचित्र पर जरा समझने की कोशिश कर लीजिए, वो कितना बड़ा देश है। इस मानचित्र को इसलिए देखना और समझना चाहिए क्योंकि अमेरिका अभी तक यह मानकर चल रहा था कि उसके मिसाइल, उसकी नेवी फोर्स जिसने खाड़ी में डेरा डाला हुआ है, इजराइल का साथ और खाड़ी देशों में मौजूद उसके जो भी बेस हैं, वो नेवी बेस हैं या फिर एयर बेस हैं, उन तमाम जगहों से जो घेराबंदी मानचित्र पर दिखाई दे रही थी, वो सभी इस वक्त ध्वस्त हो चुकी है। तो तीन बड़े सवाल मौजूदा वक्त में अमेरिका के सामने आकर खड़े हो गए हैं। पहला सवाल तो यही है, क्या जब कोई प्लानिंग उभर कर सामने नहीं आ पा रही है और सीनेटर्स तक को सही जवाब दे पाने की स्थिति में ट्रंप प्रशासन नहीं है, तो क्या युद्ध से पांव पीछे खींच लेने चाहिए? युद्ध से पीछे पांव खींचने का मतलब है कि ईरान उस पूरे इलाके में और ज्यादा ताकतवर होकर उभर जाएगा। दूसरा बड़ा सवाल है, अभी तक आसमान से हमला था, अब जमीनी फौज तैयार होगी और वो फौज ईरान के भीतर घुसेगी, क्योंकि चारों तरफ की मौजूदगी में जो खाड़ी देशों के सामने संकट है, वो सबसे बड़ा संकट यह है कि यह युद्ध आसमानी तौर पे लड़ा जा रहा है और उनके पास अपना सिक्योरिटी सिस्टम कुछ भी नहीं है। इजराइल के पास हो सकता है, लेकिन जो खाड़ी देश है उनके पास बिल्कुल नहीं है। वो कतर है, बहरीन है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, कुवैत है, जॉर्डन है। ये तमाम परिस्थिति के बीच उनके सामने नया संकट है जो पहली बार उभर कर इसलिए आया क्योंकि अभी तक मानकर चलते थे कि अमेरिका जब उनसे इतनी बड़ी तादाद में पैसा लेता है तो सुरक्षा वही देगा, जो इस बार डगमगा गया। तो दूसरा सवाल है, क्या जमीनी फोर्स अब तैयार हो रही है? और तीसरा बड़ा सवाल जिसका जिक्र खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने ट्रुथ सोशल में कर दिया कि दरअसल एनर्जी पर कोई रोक दुनिया में लग जाए तो दुनिया की इकोनॉमिक डगमगा जाएगी।
दुनिया के डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा। और अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद दूसरी बार ट्रंप लगातार यही कहते रहे कि युद्ध से रास्ता नहीं निकलेगा, अब वो बिजनेस से निकलेगा। और दुनिया के तमाम देशों ने इसे मान लिया कि दरअसल बिजनेस ही आने वाले वक्त में नया युद्ध है, क्योंकि अमेरिका अगर किसी से युद्ध नहीं करेगा और हर युद्ध को वह रोकने की दिशा में कदम बढ़ाएगा तो दुनिया में युद्ध होगा कहां पर। और अगर युद्ध नहीं तो फिर जाहिर है वही टैरिफ वार, वही ट्रेड वार। लेकिन इस परिस्थिति में टैरिफ और ट्रेड दोनों डगमगा रहे हैं, क्योंकि जो पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जिस रूट से चलता है, जो होर्मुज रूट है, उस पर ईरान ने रोक लगा दी है। और नया सवाल यह है कि अगर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आवाजाही रुक जाए, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर जो टैंकर्स जहाजों पर लाद के जाते हैं वो अगर फंसते चले जाएं तो क्या हालात होगी। जरा समझ लीजिए, इस वक्त होर्मुज रूट पर दुनिया भर के जितने टैंकर फंसे हुए हैं उसकी कुल कीमत लगभग 6 लाख करोड़ से ज्यादा की है। भारत के बहुत कम है। भारत के 38 शिप जिनकी कुल कीमत बताई जा रही है 10,000 करोड़, जो शिपिंग एसेट में फंसा हुआ है वो है कीमत। यानी वर्ल्ड इकोनॉमी पे पड़ता हुआ असर और अमेरिका का युद्ध में बिना किसी प्लान के होना, जो व्हाइट हाउस से लेकर कैपिटल हिल तक के भीतर अब चर्चा का विषय है, रास्ता किधर जा रहा है, यह शायद अगले 24 घंटों में और साफ होगा। क्योंकि अमेरिका के भीतर उठने वाले सवाल इस वार को अमेरिकी वार नहीं बल्कि ट्रंप वार मान रहे हैं, और ट्रंप के इर्द गिर्द खड़े लोग उसे ट्रंप वार नहीं बेंजामिन नेतान्याहू वार कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।